गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। दिन में 2 से 3 बजे मनी 9 लाइव पूरा 1 घंटे का शो आपके लिए लेकर आता है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग की सही राह पकड़ सके, जो गलतियां हो रही हैं उसे सुधार सके। वैसे आज हम बात करने वाले हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होते ही हमारे वो जितने भी एनुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, उनको भी रिन्यू करने का वक्त आता है। जैसे कि हेल्थ बीमा को रिन्यू करने का वक्त आ जाता है। आप क्या करते हैं रिन्यू करते वक्त? ज़्यादातर हमें लगता है अरे चली आ रही है पॉलिसी, पैसे भरो, रिन्यू करो और टैक्स में छूट ले लो। लेकिन जब आप रिन्यू करते हैं तब इसे रिव्यू भी कीजिए। रिन्यूअल बस एक रूटीन नहीं है, बल्कि ये वो वक्त होता है जब आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपने जो पॉलिसी खरीदी थी वक्त के साथ अब उसमें क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो कैसे करें अपने हेल्थ इंश्योरेंस के रिव्यू, आज इस पर हम सलाह लेने वाले हैं निशा सांघवी का। CFP हैं, डायरेक्टर हैं प्रोमोर फिनटेक की। निशा से हम समझने वाले हैं कि आपको जब हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल प्रीमियम को आप जब भरेंगे तो उसमें आपको क्या कुछ देखना है कि है नहीं है, क्या ऐड करें, क्या सब्सट्रैक्ट करें। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज आप हमें अपने सवाल कैसे भेज सकते हैं। तरीके वही पुराने हैं। व्हाट्सएप उठाइए, व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने 9311121874 पर भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। यूट्यूब पर अगर इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में भी आप हमें तुरंत सवाल भेज सकते हैं। मैं उसे तुरंत ही रखूंगी अपने एक्सपर्ट के सामने। साथ में याद रहे अपने सवाल के साथ ना आप सारी डिटेल्स दीजिएगा, मतलब आप अपना नाम, उम्र और शहर का नाम तो बताइए ही, और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छे से बताइएगा ताकि हम उसे समझ सके अच्छे से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निशा को वेलकम करते हैं। वेलकम निशा और मनी 9। सबसे पहला सवाल तो यही कि नया फाइनेंशियल ईयर जो है रिव्यू करने का ये जो टाइम आता है, आप क्या देखती है आपके आसपास लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए जाते हैं उसे रिव्यू कर रहे हैं या नहीं करते, या फिर हम आंख मूंद करके रिन्यू कर देते हैं कि चलो भाई 2 प्रीमियम टैक्स छूट मिल जाएगा और ये कवर है हमारे पास? हेलो प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब हम व्यूअर क्वेश्चंस लेते हैं। एंड आपने जो सबसे पहले सवाल पूछा है इज अबाउट लोग रिव्यू करते हैं कि नहीं। 99% लोग नहीं रिव्यू करते हैं, लास्ट डे तक रुकते हैं, और फिर अगर कुछ चेंज करने का मौका होता है तो उतना समय नहीं बचता है तो ऑटोमेटिकली जाके रिन्यू कर देते हैं। तो हम जनरली कहते हैं कि रिन्यूअल के टाइम पे या आप एक रिमाइंडर लगा दीजिए, जब आपकी रिन्यूअल डेट होगी उसके 30 to 45 डेज पहले आप रिमाइंडर डालिए अपने कैलेंडर में, एंड देन इसको रिव्यू डेफिनेटली कीजिए बेसिस योर रिक्वायरमेंट एंड चेंज एंड नीड इन द फैमिली। अब कैसे रिव्यू करें? आप किन किन पॉइंट्स को कहती हैं कि इन पॉइंट्स को आपको देखना चाहिए और उसमें आंकना चाहिए कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो उन पैरामीटर्स में फिट है या नहीं है? सो मान लीजिए कि कोई टिपिकल पॉलिसी थी जो पेरेंट्स ने शुरू की थी या ग्रैंड पेरेंट्स ने शुरू की थी, तो शायद वो पब्लिक सेक्टर हो सकती है जिसमें कैपिंग हो सकती है रूम रेंट की। तो ओके। रूम रेंट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई के हमने कौन सा क्या प्रोडक्ट लिया है और उसमें क्या कैपिंग्स है रूम रेंट बेसिस पे, क्योंकि 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑन अ नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन एंड 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑन ICU। जनरली ये पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंसेज में होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सिर्फ 2 ही लाख का बीमा है तो आप 2,000 के कमरे में ही रह सकते हो इन अ नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन। तो आजकल अगर हम कोई भी हॉस्पिटल एक्सपेंस देखते हैं तो वो 2,000 का कमरा कुछ होता ही नहीं है। एक नॉर्मल नर्सिंग होम भी 2 से 3 हजार रुपए ले लेता है। तो रूम रेंट कैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल आइडेंटिफाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एट रिव्यू। फिर हम आगे बात करेंगे कि कोई सब्लिमिट्स, कि आपने कोई सब्लिमिट्स ली है या उस प्रोडक्ट में कोई सब्लिमिट्स है या नहीं है। क्या मतलब है इसका कि कोई रेस्ट्रिक्शंस है आपके प्रोडक्ट के अंदर कि आप कैटरैक्ट है या किडनी स्टोन है, उसके लिए इतना ही ट्रीटमेंट का पैसा मिलेगा। तो ये चीजें भी, इनको सब्लिमिट्स कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपके प्रोडक्ट में सब्लिमिट्स है या नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब ऐसे कई प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो रूम रेंट पर कैपिंग ही नहीं देते हैं, तो प्रॉब्ली आप उन प्रोडक्ट को देख सकते हैं जो आपको कम सब लिमिट्स दे रहे हैं, यानी वो खर्चा जो है आपके और उनके बीच में अगर बंटने वाला है तो शायद एक कंपनी ज़्यादा आपको उसमें ऑफर दे रही हो। तो निशा, क्या मैं ये समझूं कि अगर हम रिव्यू करेंगे इन पॉइंट्स पर कि हमने जो जो फैसिलिटीज़ फीचर्स हैं उसको, और हमें अगर उसे बदलना है, तो क्या हम एग्जिस्टिंग कंपनी में ही फीचर्स ऐड करेंगे या फिर पोर्टिंग का ही रास्ता बचता है? आप क्या सजेस्ट करती है? एग्जिस्टिंग कंपनी में हम ऐड करेंगे तब मेरे लिए प्रीमियम बढ़ेगा, पोर्ट करेंगे तब भी क्या मेरे प्रीमियम पर इम्पैक्ट पड़ेगा? व्हाट डू यू सजेस्ट?
सो इसमें आपने तीन चीजों की बात की है प्रियंका। पहला पॉइंट है कि पोर्टिंग करें या नहीं। हम्म। अगर आपका एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट अच्छा है, सो एक्जिस्टिंग कंपनी अगर अच्छी है तो आप इंटर प्रोडक्ट भी चेंज कर सकते हैं विद इन इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको फिर ज्यादा तामझाम नहीं होगा और इजी ट्रांजिशन होगा। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो आपने 10 साल पहले लिया था, बट उससे बेटर प्रोडक्ट उसी कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसमें ज्यादा फीचर्स है, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बाद अगर हम दे सकते हैं। कई कभी कभी तो प्रीमियम भी सस्ते होते हैं व्हेन यू शिफ्ट टू अ न्यू प्रोडक्ट इन द सेम इंश्योरेंस कंपनी। तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वेदर डू आई नीड टू रियली पोर्ट फ्रॉम द कंपनी और जस्ट चेंज द प्रोडक्ट इन द सेम कंपनी। फिर है आपकी बात गोइंग टू अ डिफरेंट कंपनी एज पोर्टिंग। तो जब हम पोर्टिंग की बात करते हैं तो हमें रेलेवेंट टाइमलाइन याद रखना है कि 45 डेज बिफोर रिन्यूअल आप प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, और एक्चुअल रिन्यूअल डेट के पहले अगर आपका रिन्यूअल हो जाएगा तो ही वो सही रहेगा, क्योंकि फिर ग्रेस में बहुत सारी कंपनीज आपका पोर्टिंग नहीं करेंगे, और आप विदाउट कवर हो तो आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ओके। पोर्टिंग इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड द नंबर ऑफ डेज बिफोर द रिन्यूअल डेट। तो 45 दिन पहले जो रिन्यूअल डेट है उसके 45 दिन पहले आपको इसको अप्लाई करना है। आपने फीचर्स की बात की कि आपको हो सकता है एडेड फीचर मिल जाए, आप पोर्ट करें या नहीं करें ये आपका इंडिविजुअल फैसला है, डिपेंड करेगा आपकी कंपनी कैसी है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सम इंश्योर्ड होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस में, हम कैसे, अगर मान लीजिए कि मेरा एक सम इंश्योर्ड है पहले से एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, क्या मुझे उसे बढ़ाना चाहिए आगे जा कर के वक्त के साथ, ये मैं कैसे डिसाइड करूं, या फिर जो सम इंश्योर्ड है वो रहने दीजिए और फीचर्स बढ़ाइए, आप क्या सलाह देती हैं? नहीं, फीचर्स के साथ सम इंश्योर्ड भी बढ़ना चाहिए प्रियंका। बहुत ज्यादा जरूरी क्राइटेरिया है ये। बिकॉज अगर आज मैं यंग हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि शायद 5-10 लाख ही ठीक है, जरूरत नहीं है बढ़ाने की, मेरा कॉर्पोरेट कवर भी है। तो लोग ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि आई हैव अ कॉर्पोरेट कवर, उसमें सब कुछ कवर्ड है तो मुझे और कुछ अपना पर्सनल इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट बिगेस्ट मिस्टेक पीपल कमिट, क्योंकि इंश्योरेंसेज हैव टू बी बॉट व्हेन यू डोंट नीड देम। जब आप तंदुरुस्त हैं तभी आपको इंश्योरेंस खरीदना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंश्योरेंस का। क्योंकि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, बीमारियां आएगी, तो आपको तभी उस वक्त आप जाके इंश्योरेंस कंपनी को कहोगे मुझे इंश्योरेंस चाहिए या बढ़ाना है, तो तब इंश्योरेंस कंपनी शायद ना बोलेगी आपको कि आपको ये बीमारी हो चुकी है या है, तो हम आपको कवर नहीं देना चाहेंगे। सो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम ये क्राइटेरिया निग्लेक्ट ना करें। सो आपको डेफिनेटली सम इंश्योर्ड विद हेल्थ इन्फ्लेशन आपको बढ़ाना चाहिए विद टाइम, नंबर वन। नंबर टू, इंश्योरेंस अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट कवर डेफिनेटली होना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स का। हम हमेशा कहते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव है पेरेंटल इंश्योरेंस, तो मैं कॉर्पोरेट में ही कवर कर लेती हूँ या लेता हूँ। बट देन दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, बिकॉज जब भी आपने पेरेंट्स कवर कॉर्पोरेट में लिया है, मान लीजिए 5 साल आपने एक कंपनी में काम किया है, तो पेरेंट्स की उम्र भी बढ़ रही है, राइट? अगर पेरेंट्स अगर ऐसे एज पे पहुंच जाते हैं जहां पर उनको बीमारियां भी ऐसी हो जाती है कि आप जब भी लेने निकलेंगे उनके लिए पॉलिसी तो ना मिले, राइट, बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द एज, या एज। को पेमेंट्स एग्जिस्ट करने लगेंगे। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि पेरेंटल कवर बहुत ही जरूरी है कि आप जब भी वो पेरेंट्स भी फिट है तभी लीजिए। और अगर मान लीजिए आपने अप्रैल में प्रीमियम भरा है, आपको हैवी लगता है, तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए पैरेलली, सिप इनटू लिक्विड फंड और आरडी आप शुरू कीजिए, सो दैट अगले साल रिन्यूअल पे आपको वो पेन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि पेरेंट्स के लिए आपके पास अलग से बीमा होना चाहिए। आप उन्हें अगर ग्रुप हेल्थ कवर में कवर कर रहे हैं या एक फ्लोटर प्लान में कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप इंडिविजुअल रखें। जो फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, हेल्थ इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर की महंगाई बढ़ रही है, आपकी एज, आपके हेल्थ हिस्ट्री। आपने एक पॉइंट रेज किया निशा कि पेरेंट्स के लिए अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, विच यू ऑल्सो नो इट इज़ रियली क्लोज टू ऑल आवर हार्ट्स। जितने भी हम लोग जो शायद डिजिटल मीडिया में इन शोज़ को देखते हैं, हम सभी अपने पेरेंट्स के लिए वरिड रहते हैं। अब उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट दैट ईजी। यू ऑल्सो नो इट, आई नो इट, एंड आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे वो भी समझ पा रहे होंगे।
आप क्या कैसे सजेस्ट करते हैं, हाउ टू गो अबाउट इट, अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो? तो प्रियंका, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हमें लगता है कि 50-60 थाउजेंड की प्रीमियम देंगे और बहुत एक्सपेंसिव है, हम नहीं दे सकते। वही चीज जब भी आप हेल्थ एक आईफोन खरीद रहे हो स्टोर में जाके 1-1.5 लाख रुपए का, तो वो हमें महंगा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सपेंसिव इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। आपको जो बेसिक स्टैंडर्ड एक्सपेंस है वो करना ही पड़ेगा। एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आज आप प्रीमियम दे रहे हो तो फ्यूचर में जब क्लेम होगा, वो सारा पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी एज अ रीइंबर्समेंट या तो कैशलेस में आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कैसे करें? देर आर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो सीनियर सिटीजन को कवर करती है। देर आर सीनियर सिटीजन प्लान्स, देन देर आर पॉलिसीज विच विल कवर जेनरिकली आपको कवर मिलता है। देर आर पॉलिसीज जहां पर स्टैंडर्डली हम कहते हैं कि अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो और नए कंपनी में जब जा रहे हो, तो वो नई कंपनी शायद आपके पेरेंट्स को कवर ना दे, तो आप उस एडवांटेज लीजिए कि जो कंपनी में आप थे वहां से आप ग्रुप से रिटेल में भी माइग्रेट कर सकते हो। ग्रुप का इंश्योरेंस का प्रीमियम कम था, लेकिन आप जब रिटेल में जा रहे हो तो एक्सपेंसिव होगा। सो अगेन, एक्सपेंसिव इज वेरी सब्जेक्टिव वर्ड, बट आपको जरूरी है कि आप लीजिए। डिक्लेरेशंस के साथ, डिस्क्लोजर्स के साथ लेना बहुत जरूरी है। आज अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, क्लेम आएगा और पैसा नहीं मिलेगा तो ज्यादा बुरा लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप डिस्क्लोजर्स के साथ इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच कीजिए। अगर पेरेंट्स की एज ज्यादा है तो सीनियर सिटीजन प्लान्स है जो कवर मिलते हैं। वी रिसेंटली गिवन इंश्योरेंस टू एन 83-year-old लेडी विद अ एलिमेंट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ओके एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है जो मैं जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैंने 5 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, उसका प्रीमियम मैंने 5 इयर्स दिया है, अब 6th ईयर में अगर मुझे कोई बीमारी हो जाती है, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवर आपको मिलेगा 24 मंथ्स के बाद, 48 मंथ्स के बाद, लेकिन अगर मुझे 6th ईयर में कोई बीमारी हो जाती है तब वो हेल्थ इंश्योरेंस उसे कवर करेगा? मुझे क्या कंपनी को बताना होगा मुझे ये एलिमेंट हो गई है, जिसके लिए शायद मुझे अभी हॉस्पिटलाइजेशन या फिर उसका अभी मेडिसिन चल रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है तो? ओके, ये सबसे क्या कहते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सबको होता है। हमें क्लाइंट्स भी काफी टाइम पूछते हैं कि क्या करें। सो स्टैंडर्ड आंसर है कि आपको अगर आप सो एनीथिंग इन हेल्थ इंश्योरेंस दैट यू आर गोइंग टू चेंज और अपग्रेड और डू एनीथिंग, इट कैन हैपन ओनली एट रेन्यूअल। ठीक है? तो रेन्यूअल के बाद एक इंटीमेशन दे सकते हो कि आई हैव कॉट अप विद दिस एलिमेंट। से एग्जाम्पल, मुझे डायबिटीज हो गई है, ये साल से डिटेक्ट हुई है, तो आप एक सिंगल 1 लाइनर मेल कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। इससे आपके प्रीमियम को इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने 5 साल पहले 10 लाख की पॉलिसी खरीदी थी सम इंश्योर्ड की, और आप एलिमेंट डिटेक्ट होने के बाद आप अगर सम इंश्योर्ड एनहेंस करना चाहते हो, 20 लाख करना चाहते हो, तो यस, उस एनहेंस 10 लाख पे आपको एडिशनल प्रीमियम विथ लोडिंग शायद देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर एलिमेंट, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो प्रीवियस 10 लाख है, जो इनिशियल स्टार्टिंग वाला, उस पे प्री एग्जिस्टिंग कंप्लीटली कवर्ड है बिकॉज आपने 4 साल 5 साल निकाल लिए उस पॉलिसी के अंडर। सो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। ओके ये आपने एक टर्म यूज किया निशा, लोडिंग, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना। हम तो बिजली वाली लोडिंग जानते थे, ये इंश्योरेंस में लोडिंग, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, उस पर लोड बढ़ जाएगा, राइट? यस, सो मान लीजिए कि आप 100 रुपया प्रीमियम दे रहे हो और आपको कोई XYZ बीमारी हुई है और आप इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं इंश्योरेंस कवर दूंगा लेकिन लोडिंग के साथ। सो लोडिंग इज नथिंग बट एन एडिशनल प्रीमियम दैट यू पे ओवर योर बेस प्रीमियम। ओके सो जैसे ही आपका थोड़ा सा मतलब प्रीमियम पे आपका जब खर्चा बढ़ेगा, लोड बढ़ जा रहा है, तो इसे कह रहे हैं आप लोडिंग है। सिमिलरली ये लोडिंग तब भी होगी एलिमेंट में नहीं, अगर मैं फीचर्स ऐड करूंगी तब भी लोडिंग बढ़ जाएगी आपके लिए, राइट? ओके चलिए अब कुछ सवाल लेते हैं। अंकुर मोहंती हमारे साथ फोन लाइन पर भुवनेश्वर से जुड़ रहे हैं। नमस्ते अंकुर जी, कैसे मदद करें आपकी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 4 साल पुराना है, लेकिन अभी जो है मेरी शादी हो गई है, तो मुझे अपनी वाइफ को उसमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड कर सकता हूँ और क्या इसके लिए मुझे नया कोई बीमा वगैरह लेना पड़ेगा? बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन अंकुर जी। चलिए अब आपको सोल्यूशन भी देंगी निशा यहाँ पर। निशा, अंकुर जी की शादी हो गई है, 4 साल पुराना हेल्थ प्लान है और अब वाइफ को ऐड करना है, तो क्या करें इसमें?
सो अंकुर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। वाइफ को डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, उसको फ्लोटर बना दीजिए। सिंगल पॉलिसी से फ्लोटर बन जाएगा। सो दो लोग उसमें अगर एक पॉलिसी में कवर करते हैं तो फ्लोटर बोलते हैं उसे, फैमिली फ्लोटर। और जब भी आप फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम बिकम्स रीजनेबल कंपेयर टू आप इंडिविजुअल प्लान लेते हो। सो एग्जाम्पल मान लो कि आपको 5 लाख का कवर चाहिए, तो रादर आप 10 लाख का फ्लोटर लीजिए बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10 लाख आपके लिए एज अ फैमिली अवेलेबल है यूज करने के लिए इन वन पॉलिसी ईयर। ओके, तो ये फ्लोटर जो करेंगे अगर इसे कन्वर्ट करते हैं तो वो भी तो रिन्यूअल के वक्त ही होगा, राइट? जब वो रिन्यू कर रहे होंगे तब उन्हें फ्लोटर में कन्वर्ट करना होगा इसे। तो कोई कोई इंश्योरेंस कंपनीज आपको मिड ईयर ऐड करने को देती है, वेन एवर यू गेट मैरिड एंड यू डिक्लेयर, ओके, इंश्योरेंस कंपनीज अलाउ करती है। और कोई कोई कंपनी कहती है कि आप रिन्यूअल पे हमारे पास आइए। ठीक है। निशा, इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन, शायद कुछ और लोगों को मदद मिलेगी। कई लोगों के पास ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में वो कवर्ड होते हैं, उनके ऑफिस से जो कवर मिलता है, अगर उनकी शादी होती है वो अपने मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं? उनको जाके अपने एचआर से बात करनी होगी। सो प्रियंका, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में तो बहुत ही सिंपल होता है प्रोसेस। ओके। जनरली जब भी आप एक एम्प्लॉयमेंट लेते हो तो आपके ऑफर लेटर में लिखा होता है कि पार्ट ऑफ सीटीसी क्या है, कौन कौन लोगों को इंश्योरेंस में कवर्ड होगा। डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट स्पाउस, चिल्ड्रन, राइट। बहुत टाइम इन लॉज को भी ऐड कर सकते हैं। सो आपको अपना ऑफर लेटर का कवरिंग देखना है कि उसमें कौन लोग कवर है। अगर स्पाउस को अलाउड है ऐड करना, तो आप डेफिनेटली यू राइट वन लाइनर ईमेल टू द रेलेवेंट ईमेल आईडी। सो पेरोल्स वाला जो पार्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस ब्रोकर कनेक्टेड होता है, उनका एक आईडी होता है, उस ईमेल आईडी पे आप मेल कीजिए, गॉट मैरिड, माय वाइफ इज दिस एज, दिस डेट ऑफ बर्थ, और शायद उनका एक डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस पॉलिसी में वो इफेक्टिव कोई पर्टिकुलर डेट लेके ऐड कर देंगे। ओके, और बिल्कुल ऐड कीजिए, अगर आपकी अभी भी शादी हुई तो अपने पार्टनर को भी अपने पॉलिसी में, ग्रुप हेल्थ हो या फिर आपका पर्सनल इंडिविजुअल प्लान हो, उस पर उनको भी ऐड करना मत भूलिएगा। अगला सवाल बीरेन जी का मैं लेना चाहूँगी। हालांकि बीरेन ने अब हमें एक और सवाल भी भेज दिया है, पर बीरेन जी का जो पहला सवाल था वो है कि पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदें, इस पर वो आपकी राय चाहते हैं। क्या देखें, कैसे करा सकते हैं? आई एम श्योर बीरेन अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये देख रहे होंगे सर्च कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं अटक रहे होंगे बीरेन, जैसे हम लोग काफ़ी लोग अटकते हैं। निशा, जैसे मैं अटकी थी, आपने मदद करने की कोशिश की थी। बीरेन को आप बताइए ज़रा क्या करें। तो बिरेन, आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट दैट कोपेमेंट्स है या नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर। कोपेमेंट वो एक्सपेंस है कि जब भी आपका बिल हॉस्पिटलाइजेशन होता है और कोपेमेंट मान लीजिए 20% है, तो 100 रुपीज के बिल में 20 रुपीज आपको अपने जेब से देने हैं। बिकॉज ऑफ एज सीनियर सिटीजन को ये कोपेमेंट लागू होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें कोपेमेंट होता है। आपको डिडक्टेबल चेक करना है कि डिडक्टेबल है कि नहीं है। सब लिमिट्स को ध्यान में रखना है। प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स का वेटिंग पीरियड कितना है वो ध्यान में रखना है। देर आर राइडर्स इन हेल्थ इंश्योरेंसेज जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसे देके वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं टू 30 days ऑल्सो। तो ये कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल आपके एरिया में, लोकेलिटी में कौन से है जो आप रेफर करते हो, वो आपका इंश्योरेंस कवर करता है कि नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, सो आपने कहा को पेमेंट देखें, डिडक्टेबल देखें और राइडर्स देखें, राइट? वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए। ओके, वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं बीरेन जो आपको कंपेयर करना चाहिए अलग अलग पॉलिसी में। तो बीरेन ने हमारी बातचीत जो हमने लोडिंग की थी ना, उस पर एक सवाल ऐड किया, मैं वो क्विकली आपके सामने रखती हूँ। इफ पर्सन इज कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, व्हाई शुड ही बी पेइंग अ लोडिंग इफ ही गेट्स एलिमेंट ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड? क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग हुई होगी, उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर होगी। तो जो मैंने सवाल किया था बिरेन, उससे आपने जोड़ा, मैंने बोला था प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो होती है, पर अगर मुझे कोई नई बीमारी हो जाती है तब क्या होगा? तब भी मुझे लोडिंग तो देना पड़ेगा, राइट? अगर आपने एनहेंसमेंट किया है सम इंश्योर्ड का, ओके, तो ओके, उस एनहेंस्ड अमाउंट के ऊपर लोडिंग आएगी फॉर द प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट विच इज न्यू, विच वाज नॉट देयर व्हेन यू बॉट द पॉलिसी अर्लियर। एनहेंसमेंट का मतलब ये है कि आप 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख करना चाहते हो, तो ये एनहेंसमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड हुआ। तो ओके। यानी आपने मुझे कोई बीमारी हुई और मैं सोच रही हूँ कि जो सम इंश्योर है अब मैं इसे बढ़ा लूँ इस वजह से, तब मुझे पेमेंट करना होगा। क्योंकि मुझे बीमारी हुई है इसीलिए मेरा प्रीमियम कंपनी नहीं बढ़ाएगी, पर आपको उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई है, राइट? ओके, सो अब हम बात करते हैं जयपुर से तरुण मेहता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते तरुण जी, कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते मैम।
जी बताएं। मैं जानना चाह रहा था, टॉप अप प्लान है तो क्या ये टॉप अप प्लान को भी हर साल हेल्थ बीमा की तरह रिन्यू कराना होता है? निशा, क्या टॉप अप प्लान को भी रिन्यू करना होता है क्या? ये प्रोसेस मुझे भी नहीं पता है। इनफैक्ट मेरे भी दिमाग में जब पूछा इन्होंने तो मुझे लगा कि एक बार मैंने टॉप अप खरीद लिया, क्या मुझे हर साल उसमें कुछ रिन्यू करना होता है या कुछ करना होगा? सो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो सारी की सारी जनरली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके। तो उसे या आपने 3 ईयर्स के लिए खरीदा था तो 3 ईयर्स का होगा, बट उसे रिन्यू करना जरूरी है अगर आपको उसकी फैसिलिटीज अवेल करनी है तो। सो इवन टॉप अप प्लान को भी हमें रिन्यू करना होता है क्या? वो यस भी एक साल यस का ओके। यस। ओके, आई थॉट कि टॉप अप प्लान जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें उससे कोई फ़र्क नहीं होता। ओके चलिए, आज आपसे हमने एक नई बात सीखी है। रोहन नारकर, हेलो रोहन जी, आप हमारे शोज़ में लगातार आते हैं। आज भी आप वन ऑफ द फर्स्ट व्यूअर्स थे जो जुड़े थे यूट्यूब पर हमारे साथ। तो चलिए रोहन जी का सवाल लेते हैं। रोहन पूछ रहे हैं कि अगर ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस हम खरीदते हैं तो क्या ये सही रहेगा, जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ से ख़रीदा जाए तो? क्योंकि वहाँ पे कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं होगा, कोई होगा नहीं, ब्रोकर नहीं होगा, आप एक फेसलेस उससे ख़रीद रहे होंगे, क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। क्या सलाह देती हैं आप निशा? क्या ऑनलाइन अब इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको मल्टीपल प्लान्स को कंपेयर करते हैं और वहाँ पे आप कहीं ऑफिस घर बैठे हुए अपने लैपटॉप पे एक बटन के क्लिक से खरीद लेते हैं, उनसे खरीदना चाहिए? एक कोई फेस टू फेस कोई ऐसा कोई होता नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो, समझ रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आई विल गो एंड बाय ऑनलाइन। तो जब भी हम ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो आप कोई और प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो। मैं सो आई एम आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, मेरे से प्रोडक्ट ले सकते हो जिससे आपको पता है कि सर्विसिंग निशा या निशा का टीम मेंबर करेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके, सो देर आर प्लेटफॉर्म विच आर लिस्टिंग प्लेटफॉर्म जो सारे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपको देता है, लेकिन आपको सर्विसिंग कर पाएगा कि नहीं, उसका काम वो है कि नहीं, वो जरूरी है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जहां पर आपको सर्विसिंग बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने सारी रिसर्च की और आप खुद जाके ऑनलाइन खरीदना चाहते हो DIY बोल के, लेकिन आप कोई कंपनी के वेबसाइट पे जाके ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से जाके खरीद रहे हैं तो इट मीन्स यू आर स्टिल बाइंग थ्रू एन एजेंसी या ब्रोकर या कॉर्पोरेट एजेंट, राइट? तो उसमें और इसमें फर्क क्या है कि आप किसी अननोन से ले रहे हो या किसी नोन से ले रहे हो, लेकिन किसी के थ्रू लेना जरूरी है, खुद से नहीं कर सकते। अगर आप बीमार पड़े, आपके फैमिली को सर्विसिंग के लिए हेल्प कौन करेगा? विल योर फैमिली मेंबर कॉल अ कस्टमर केयर एंड होल्ड ऑन? राइट। देर होल्ड। राहुल डेविड ने भी ऐसा ही मिलता जुलता सवाल पूछा है, और रोहन और राहुल ये दोनों ही हमारे बहुत ही रेगुलर जो हैं लोग हैं जो जुड़ते हैं हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट में। राहुल ने हालांकि कंपनी का नाम दिया, आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनी कंपनीज नेम हियर। वो वही पूछ रहे हैं, इज इट सेफ टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन या फिर हम ऑफलाइन खरीदें? सो रोहन और राहुल के आंसर को आप क्लब करके एक बार बताइए आपके क्या पॉइंट्स हैं। सो माई आंसर इज एब्सोल्यूट नो, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो आपको फेसलेस पर्सन है सामने, राइट? आप कस्टमर केयर को भी कॉल कर रहे हो तो यू आर वेटिंग इन द क्यू फॉर योर कॉल टू बी आंसर्ड, राइट? खरीदते वक्त अगर आप कॉल लाइन पे हो या कोई आपको सर्विसिंग एजेंट है जो आपको बेच रहा है प्रोडक्ट, लेकिन वही बंदा आपको सर्विस करेगा। आपको अगर फैमिली मेंबर को ऐड करवाना है, डिलीट करवाना है, एनहेंस करवाना है, एड्रेस चेंज करवाना है, ये सारी चीजें क्या आपको कोई सर्विस करेगा जो फेसलेस रहा तो? अगर वो इजी है, आपको लगता है आप हैंडल कर सकते हो, तो यस, प्लीज गो अहेड एंड बाय इट। बट माय फर्स्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. You should buy it through somebody whom you know, or at least somebody who you know who will service you or your family member when you are not around or you are sick. ओके, सो निशा का जवाब मैं कहूँ, अगर दो लेटर में और एक शब्द में, नो, आप ऑनलाइन नहीं खरीदे, आप ऑफलाइन चैनल से खरीदेंगे तो बेटर रहेगा, या सीधा कंपनी से खरीदेंगे तो वो सही रहेगा। अच्छा, जय कुमार जो हमसे पूछ रहे थे जो विदेश शिफ्ट होने वाले, उन्होंने हमें बताया कि वो कनाडा मूव करने वाले हैं, और क्या OPD हेल्थ इंश्योरेंस यूजफुल है? विल इट ऑल्सो कवर हेल्थ चेकअप?
इसका एक क्विकली हम जय कुमार को सवाल दे देते हैं। सो एक तो कनाडा मूव कर रहे हैं, तो आई एम श्योर वहाँ पे उनको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कवरेज उनको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओपीडी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो पूछ रहे हैं, ये कितना यूजफुल है? ये भी एक नए तरीका का हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड, इस फीचर को अब कंपनियां बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं, ओपीडी कवर आपको दे रही हैं। सो ओपीडी फुल फॉर्म इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, राइट? आप जब भी एक नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप एक्सरे कर लीजिए या ब्लड रिपोर्ट कर लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट, सो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। आपने डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस दी और आपको ये रिपोर्ट्स करने को कहा, तो आपने वो रिपोर्ट्स की। सो देयर आर इंश्योरेंस कंपनीज हु विल कवर यू अंडर द ओपीडी प्लान फॉर बोथ द एक्सपेंसेस। आपको इसको देयर आर इंश्योरेंस कंपनी जो कहती है कि आप हमारे नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में जाके ओपीडी क्लेम कर सकते हैं, हम सिर्फ कैशलेस ही देंगे, रीइंबर्समेंट नहीं देंगे। तो आपको वो ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप ओपीडी ऑप्ट करते हैं तो उसका फीचर्स क्या है। और दूसरा पार्ट है कि अगर रीइंबर्समेंट है फैसिलिटी, तो आप साल में कितनी बार ही कर सकते हो या ऑनगोइंग कर सकते हो, या अपर कैपिंग कितनी है। सब में कैपिंग होती ही है, तो कितनी कैपिंग होगी। और तीसरा पार्ट आपने जो पूछा था वो फ्री हेल्थ चेकअप का था, हेल्थ चेकअप का था बेसिकली। सो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज का फ्री हेल्थ चेकअप बिकम्स ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको वंस इन अ ईयर फ्री हेल्थ चेकअप होता है। कोई कोई कंपनीज 3 इयर्स के बाद आपको अलाउ करती है वंस टू डू अ फ्री हेल्थ चेकअप। और उसमें भी कैप होती है कि आपका सम इंश्योर्ड के बेसिस पे आप कितने के टेस्ट करा सकते हो, और वो भी उनको इंटीमेट करके उनके नेटवर्क पे जाके, नेटवर्क डायग्नोस्टिक सेंटर पे या आपका होम विजिट पे हो सकता है। ओके, सो ये आप कह रहे हैं एक यूजफुल फीचर है, आप इसको ले सकते हैं, ये अच्छा फीचर है जो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, एक सवाल अब केसी वर्मा जी का लेते हैं, भोपाल से आया है। केसी वर्मा पूछ रहे हैं कि मुझे अगले साल एक सर्जरी करवानी पड़ सकती है हार्ट से रिलेटेड। मेरे पास कोई हेल्थ बीमा नहीं है, लेकिन 1 साल का वक्त है अभी। क्या मैं अभी बीमा खरीद लूँ तो अगले साल मुझे उस बीमा से मदद मिल जाएगी? क्या इसमें कुछ वेटिंग पीरियड वगैरह भी लागू हो सकता है क्या निशा इसमें? सो जब उनको पता ही है कि क्लेम लेने वाले हैं, और जब भी डिस्क्लोज करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देना चाहेगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई अग्री करता है तो उसका रेलेवेंट वेटिंग पीरियड होगा, तो आपको कवरेज क्लेम के थ्रू इन हेल्थ इंश्योरेंस दैट यू बाय टुडे नहीं मिले, तो नहीं मिलेगा उनको, राइट? इट्स टू शॉर्ट अ टाइम। अच्छा, अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि निशा, जब हेल्थ इंश्योरेंस कोई खरीदता है तो उसमें आपको अपने सारे हेल्थ रिलेटेड डिटेल्स जो है वो भी देने होते हैं, राइट? और इसको अगर आप इसको देने में कुछ छुपाएंगे या कुछ बातों को आप नज़रअंदाज कर देंगे, छोटी सी बात है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। यस, एब्सोल्युटली। तो क्या सॉरी, यू गो अहेड। नहीं, यस, आप क्या सजेस्ट करती हैं? क्या हमें मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स अटैच करने चाहिए? क्या करना चाहिए? वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्रियंका, डिस्क्लोजर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो है नॉन डिस्क्लोजर्स को अपने फेवर में बहुत यूज करके आपकी पॉलिसी भी बंद कर सकता है। सो एक केस स्टडी बताना चाहूंगी हमारे साथ जो रिसेंटली हुआ था। हमारी एक क्लाइंट ने कभी हमें बताया नहीं कि उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी 2007 में। उन पीएसयू से हमने उनको प्राइवेट इंश्योरेंस में लेके आए, और जब भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में लेके आए तो हमें पता ही नहीं है कि ये सर्जरी हुई है। हमने उनको पूछा कोई सर्जरी हुई? उन्होंने बोला कोई सर्जरी नहीं हुई है। तो और उसके 10 साल बाद उनका एक स्पाइन सर्जरी हो रहा था, तो तब उन्होंने डॉक्टर को बताया कि हाँ, मेरी 2006 में एक कॉस्मेटिक सर्जरी हुई थी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनको नॉन डिस्क्लोजर बोल के उनका पॉलिसी को बंद कर दिया। स्पाइन सर्जरी का 6 लाख का क्लेम तो दिया ही नहीं, और सामने नॉन डिस्क्लोजर बोल के पॉलिसी को बंद कर दी। ओके, जबकि स्पाइन और कॉस्मेटिक सर्जरी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन नॉन डिस्क्लोजर की वजह से उन्होंने प्रीमियम दिया होगा सालों साल। नाउ बट दिस इज अनफेयर निशा, इजंट इट? I mean, she could go and contest this in the consumer forum. तो हमने कॉन्टेस्ट करा एंड ओम्बुड्समैन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वी कुड रिन्यू द पॉलिसी लेटर, बट उस पल जब भी वो मेल आया कि हम मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा कि अब क्या होगा, इतने साल तक हमने जब पेमेंट किया है। ओके, चलिए, अब संजीव जी का सवाल मेरे पास आया हुआ है, मुझे नहीं पता वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं या नहीं। संजीव सरकार हैं क्या हमारे साथ फोन लाइन पर? हाँ हैं, चलिए संजीव जी नमस्ते। आमची मुंबई से जुड़े हुए हैं, जहाँ से निशा भी हैं। थैंक यू सो मच संजीव जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम, मुझे एक्चुअली जानना था कि
ये तो चलो हमें पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन मैम उसका एक बेसिक सा सवाल ये है कि सम एश्योर्ड कैसे तय करेंगे, कितना हेल्थ इंश्योरेंस ले, ये कैसे तय किया जाए? बिल्कुल, बहुत ही बेसिक और ज़रूरी सवाल है कि सम इंश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करें। क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है, उसे समझने का क्या तरीका होगा कि मुझे कितना सम इंश्योर्ड रखना चाहिए? 5 लाख, मतलब कहने को तो आप कितने का भी रख लो, आपको लगेगा कि ये जब वक्त आएगा तब काम आएगा, यानी पर आप जब लेता है कोई, ये बेसिक है, इसको कैसे समझे? सो जनरल हॉस्पिटलाइजेशन जब भी हम बात करते हैं तो दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो है एज, फैमिली हिस्ट्री कि हाउ एंड देयर करंट हेल्थ स्टेटस। सो अगर कोई बहुत ही ज्यादा ओबीस है या उनका फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रिटिकल इलनेस रहा है, लाइक जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये अगर उनके फैमिली हिस्ट्री में है तो ये और लाइफस्टाइल एलिमेंट जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, तो ये चीजें अगर कॉमन रहा है इन द फैमिली, तो हम जनरली कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, और अगर आप अपने 30s में हो, लेट 20s या 30s में हो, मिड 30s तक हो, तो आपके पास एटलीस्ट 10 लाख का कवर होना चाहिए। एंड विथ टाइम, विथ बजट, विथ आपका जो पॉकेट है, जो आप कितना पे कर सकते हो, आप एनहांसमेंट कर सकते हो। सो फैमिली ऑफ 2 और फैमिली ऑफ 3 के लिए 10 lakhs का फैमिली फ्लोटर इज सफिशिएंट, बट विथ एज यू नीड टू एनहांस इट बिकॉज एज का हो गया, लाइफस्टाइल एलिमेंट्स हो गया, हेल्थ इन्फ्लेशन हो गया, ये चीजें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। मान लीजिए कि आप नॉन मेट्रो सिटी में हो, तो एटलीस्ट जनरली कोई भी कैपिंग्स जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में, वो 7 या 7.5 लाख के बाद हट जाती है। 5 लाख में फिर भी कोई कैपिंग्स होती है, तो जनरली हम कहते हैं कि एटलीस्ट हैव अ 7.5 लाख का पॉलिसी। एंड 10 lakhs के ऊपर तो अगर आप पॉलिसी 10 lakhs या 10 lakhs एंड अबाव होता है, तो दैट्स अ डिसेंट कवरेज टू स्टार्ट विथ। ओके, मैं यही पूछना चाहती थी, जब हम लोग फ्लोटर लेते हैं और मल्टीपल मेंबर्स होते हैं ना निशा उसमें, तो क्या हमें सम इंश्योर्ड जितने मेंबर्स को आप शामिल कर रहे हैं उसके हिसाब से तय करना चाहिए? मतलब अगर 3 लोग हैं तो क्या ऐसा कवर होना चाहिए कि पर पर्सन मेरे पास एक 5 लाख या मतलब 15 लाख का हो और पर पर्सन 5 लाख बैठे, या सबका एक कंबाइंड सम इंश्योर्ड हो? सो फ्लोटर मीन्स इट्स अ कंबाइंड सम इंश्योर्ड, बिकॉज उसमें आपका बेस आ जाता है, मतलब आपका एनीबडी कैन यूज इट अप टू द सम इंश्योर्ड। फिर आजकल रिस्टोरेशन फैसिलिटी होती है एक हेल्थ प्रोडक्ट में, तो आपको रिस्टोरेशन भी उतने सम इंश्योर्ड का मिलता है, अप टू सम इंश्योर्ड कहते हैं। तो दैट ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर। सो जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करते वक्त अगले 3 से 5 साल को ध्यान में रखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग का। सो हेल्थ इन्फ्लेशन जब हम कहते हैं, सो इसलिए कोई मुझे अगर आज आके कहता है कि 5 लाख इज सफिशिएंट, वी आर जनरली अ फिट फैमिली, हम बाहर का खाते नहीं है, हमारी फैमिली में कोई बीमार नहीं पड़ता है, तो 5 लाख आई वुड से इट्स नॉट सफिशिएंट। जैसे मैंने कहा कि बहुत टाइम कैपिंग्स आ जाती है, तो 10 लाख इज एन आइडियल कवर ऑफ फैमिली फॉर 2 or 3 who are in late 20s and 30s. But the moment you're going to touch 40, you need to enhance that cover, because 40 is a number where लोग कहते हैं कि इवन मेडिकल हिस्ट्रीज कहती है कि यू कैच अप ऑन मोर ऑफ लाइफस्टाइल एलिमेंट्स। सो जरूरी है कि आप एनहांसमेंट विथ टाइम 3 to 5 years में करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। राइट, इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिव्यू ज़रूर करें विथ एज, विथ टाइम, विथ इन्फ्लेशन। आपको ज़रूर एक बार हेल्थ इंश्योरेंस को रिव्यू करते रहना चाहिए कि जो मैंने सम इंश्योर लिया था आज से 10 साल पहले, और आज क्या मैं उतना ही फिट हूँ, उतनी ही फिट हूँ, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए? तो आज मैंने क्या सीखा निशा से कि सम इंश्योर्ड को रिव्यू कीजिए। फीचर्स जैसे कि कैपिंग हट सकती है आपकी, वैसे फीचर्स को ढूंढ सकते हैं आप। ओपीटी का आप एक एडिशनल कवर ले सकते हैं। रेस्टोरेशन बेनिफिट को टच किया भी निशा ने, जिसमें आप अगर मान लीजिए आपने जो सम इंश्योर्ड है वो यूज़ कर लिया, उसके बाद एक टॉपअप हो जाएगा अपने आप, ये हो सकता है। टॉपअप प्लान्स आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच निशा, आज की बातचीत में बहुत कुछ हमने सीखा आपसे। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फिर मुलाकात होती है, हालांकि अभी भी सवाल कुछ आ रहे हैं, पर अब मैं ये सेशन आज रैप कर रही हूँ और हमें जय, रोहन, राहुल सब थैंक यू भी कह रहे हैं, और मैं भी निशा आपको थैंक यू कह रही हूँ कि आज आपने वक्त निकाला। बाय बाय निशा। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच प्रियंका।
ओके चलिए, तो निशा सांघवी थी, हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत सारी बात की। अगर आपको हमारी ये बातचीत की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लिखकर हमें बताइएगा हमारे व्हाट्सएप पर, जो कि आपके सामने अभी आएगा। साथ ही में अपने सवाल भी आप इस पर भेज सकते हैं, और आप चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे और क्या जानना, तो हम एक और शो लेकर आएंगे, क्योंकि हर ट्यूसडे हमने एलोकेट किया हुआ है बीमा के लिए ही। अब आपको बताते हैं आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने 9311121874, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप हमें, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट के जरिए भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। साथ ही में ध्यान रहे कि जब भी आप हमें कोई सवाल भेज रहे हो ना, तो आप अपने सवाल को जितने डिटेल में हमें देंगे, हम उसका जवाब हमारे एक्सपर्ट उसे समझकर और भी अच्छे से दे पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए हम आपको बाय बाय कह रहे हैं, लेकिन हाँ, कल यानी वेडनेसडे को मेरे सहयोगी विपुल जुड़ेंगे आपके साथ हेलो मनी 9 में। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं या फिर करना चाहते हैं, या कोई म्यूचुअल फंड है जिस पर आप व्यू चाहते हैं, तो ज़रूर अपने सवालों के साथ बुधवार को दिन में 2 से 3 बजे जुड़िए लाइव विपुल सिंह के साथ हेलो मनी 9 में। आज मेरे साथ इतना ही, बाय बाय।